वन मैन वन वोट की बात कही। वन मैन वन वोट मतलब एक व्यक्ति एक ही वोट देने के अधिकारी होगा। वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक ही वोट देगा और एक वोट का मूल्य भी एक ही होगा। तब नेहरू जी को लगा कि एक वोट का एक व्यक्ति एक ही वोट देगा और एक वोट का वैल्यू अगर एक ही होगा तो हम मनुवादी लोगों की जनसंख्या 3.5% है, फिर हम इस देश का मालिक, हुक्मरान, राजा, शासक नहीं बन सकते हैं। तब साथियों, जिस लोकतंत्र को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहाल किया था, उस लोकतंत्र के ऊपर कब्जा करने के लिए उन लोगों ने प्लान बनाया और प्लान बनाकर 1952 से लेकर आज तक भारतीय लोकतंत्र के ऊपर नियंत्रित ही नहीं, अनियंत्रित कब्जा करके बैठे हुए लोग। जिस मनुवादी लोगों ने अपना एक ग्राम सभा का सदस्य नहीं चुन सकता है क्योंकि उनके पास 3.5% वोट है, 3.5% वाले लोगों ने अपना प्रधान, जो प्रधान नहीं बना सकता है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है। 57 साल तक कांग्रेस राज किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग राज कर रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी भी अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो भी कठपुतली प्रधानमंत्री है। जैसे मोहन भागवत कहते हैं वैसे ही उनको करना पड़ता है, वह स्वतंत्र निर्णय लेकर कार्य करते नहीं हैं। इस प्रकार से साथियों, इन लोगों को जब लगा तो उस समय से लेकर आज तक भारतीय लोकतंत्र पर कब्जा किया और कब्जा करने का परिणाम क्या निकल कर आया? जो भारतीय संविधान के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को अधिकार मिला था, मुस्लिमों को अधिकार मिला था, वो सारे अधिकार को फिर से छीन लिया गया है। जिन लोगों के देश में 3.5% आबादी है, 3.5% वाले लोगों को 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनाकर इन लोगों ने कब्जा करने की काम किया। इनको मालूम था कि अगर बहुजनों को, राज को सत्यानाश करना है, बहुजनों को दिल्ली के कुर्सी पर नहीं पहुंचने देना है, 5 पार्टियां बनाया और 5 पार्टियां का मुखिया मनुवादी लोग हैं। चाहे कांग्रेस हो, मनुवादियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, मनुवादियों की पार्टी है, सीपीआई सीपीएम एलए हो, मनुवादियों की पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस हो, मनुवादियों की पार्टी है, एआईडीएमके जयललिता की पार्टी हो, मनुवादियों की पार्टी है। इस देश में पिछड़ा वर्ग लोगों की 52% जनसंख्या है, 52% वाले लोगों को एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं है। छात्रियों क्षेत्रीय लेवल की पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर अनुप्रिया पटेल जी का पार्टी अपना दल हो, या राजभर की पार्टी हो, या निषाद पार्टी हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को कई पार्टियां हैं लेकिन एक भी पार्टी राष्ट्रीय लेवल का नहीं है। क्षेत्रीय भी वो मजबूत पार्टी नहीं है। कभी समाजवादी को कांग्रेस के झांसे में जाना पड़ता है, कभी बीजेपी से समझौता करना पड़ता है, कभी लालू यादव को कांग्रेस से समझौता करना पड़ता है, कभी कम्युनिस्ट से समझौता करना पड़ता है, नीतीश कुमार को कभी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पिछलग्गू लगना पड़ता है, तो कभी किसके पीछे पिछलग्गू बनना पड़ता है। इसे सिद्ध होता है साथियों कि इन लोगों ने मूल निवासी बहुजनों में वास्तविक लीडर पैदा नहीं होना चाहिए, वास्तविक नेतृत्व करने वाले एमएलए एमपी मंत्री पैदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इन लोगों ने प्लान बनाकर काम शुरू किया। साथियों, माननीय काशीराम साहब ने जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाया और नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा।
आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे पीएम सीएम। ये कैसी लाचारी है, 85 पर 15 भारी है। मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। चलेगी हाथी उड़ेगी धूल, न रहेगी पंजा न रहेगी फूल। साथियों जब नारा लगने लगा तब इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, पहले तो हमारे वोटों को चोरी करते रहे, जबरदस्ती वोट छीनते रहे, जबरदस्ती हमारे वोट को लूटते रहे। जब हम लोग सक्षम होने लगे, लड़ने लगे और जब नारा लगने लगा कि आज नहीं तो कल बहुजन समाज के लोग दिल्ली के कुर्सी पर बैठ जाएगा, तब जाकर के 1982 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन को लाया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाया गया और केरला में पहली बार ईवीएम मशीन का उपयोग करके वोटों को कैसे चोरी किया जाता है उसका प्रयोग करके केरला की विधानसभा में इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने देखा। उसके बाद इसका विरोध हुआ, रोक लगाया गया। बहुजन समाज पार्टी की नारा जब माननीय साहब ने बुलंद किया और ये समस्या आगे बढ़ी, फिर 1989 में फिर से ईवीएम को दोबारा बहाल किया गया और इनको लगा कि अब तो वोटों की संख्या हमारा 3.5% है और 85% बहुजनों की वोट है। इनके वोट के बिना हम सरकार में आ नहीं सकते हैं, वोटों को चोरी करना पड़ेगा। और बहुजन समाज के लोग इतना जागृत हो गया है कि हमें वोट देने वाला नहीं है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया। कांग्रेस के लोगों ने 4 में घोटाला किया, 2009 में घोटाला किया और 4-9 में घोटाला करके इन लोगों ने हमारे विरोध में, भारतीय संविधान के विरोध में जाकर शासन सत्ता में बैठने की काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी वाले लोगों ने जब चोरी पकड़ा फिर समझौता किया। 2009 में फिर इन लोगों ने 14 से इन लोगों ने घोटाला किया और 2019 में भी घोटाला किया। घोटाला करके नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने हैं और आपके योगी आदित्यनाथ जी भी ईवीएम में घोटाला करके आज आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब इनको ये विश्वास हो गया कि ईवीएम से वोटों की चोरी किया जाता है तो फिर किसानों की वोट की जरूरत नहीं है, मजदूरों की वोट की जरूरत नहीं है, छात्र युवा नौजवानों की वोट की जरूरत नहीं है, महिलाओं की वोट की जरूरत नहीं है, छात्राओं की वोट की जरूरत नहीं है, गरीबों की वोट की जरूरत नहीं है, मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, पिछड़ा के वर्ग के लोगों को वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट तो हम ईवीएम मशीन से पैदा कर लेंगे, हम ईवीएम मशीन से चोरी कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। साथियों इसलिए किसानों के विरोध में कानून बनाया। किसान जब रास्ते पर आए उन किसानों को खालिस्तानी कहकर मारा गया, पानियों को बौछार डाला गया और वहां बिजली की करंट बिछाई गई और जहां किसान बैठकर विरोध कर रहे थे वहां पर कांटी और कील ठोकवा दिया गया कि वहां तक बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि किसानों की वोट नहीं चाहिए। पिछले 2020 जून में किसानों के विरोध में 3 काली कानून बना। फिर पिछले 2020 में ही इन लोगों ने मजदूरों के विरोध में कई काली कानून बनाया। 8 घंटा के ड्यूटी जो करने के अधिकार बाबा साहब ने बहाल किया था, 24 घंटा के इन लोगों ने किया। 24 घंटा में से 12 घंटा मजदूर को काम करना होगा, चाहे जमींदार के घर में काम करे या ठेकेदार के घर में काम करे या सरकार के घर में काम करे। ये हालात और परिस्थितियां साथियों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 36 लेबर लॉ को मजदूरों को विरोध में इन लोगों ने 36 लेबर लॉ को 3 सालों के लिए स्थगित कर दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए सैकड़ों लेबर लॉ, सैकड़ों कानून बनाया था। उस कानूनों को इन लोगों ने बर्बाद और सत्यानाश तहस नहस करने की काम किया है। चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे आपके प्रदेश की सरकार हो, दोनों के दोनों मिलकर ये काम में बर्बाद करने की काम में और लोग को, देश को बेचने की काम में लगे हुए हैं। मजदूरों के विरोध में जैसा कानून बनाया उसी प्रकार से शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को मूल निवासी बहुजन समाज का बेटा बेटी को सही और सस्ती शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए घटिया शिक्षा नीति लाया। और घटिया शिक्षा नीति ला करके साथियों हमारे समाज के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन से वंचित करने के विरोध में शिक्षा नीति बनाया।
हाई स्कूल से शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, विरोध में नीति बनाया। प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के विरोध में नीति बनाया। और आज आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आने वाले समय में आप लोगों को, आपके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन भी मिलने नहीं जा रहा है। आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा। आज ही इन लोगों ने विरोध में कानून बनाया है, आपके बच्चों को खिचड़ी खिलाना है, खिचड़ी खिलाकर जानवर बनाना है, पढ़ाना नहीं है। सप्ताह में 7 दिन होता है, रविवार को विद्यालय बंद रहेगा, मात्र 6 दिन खुला रहेगा। एक दिन पुलाव खिलाएगा, एक दिन खिचड़ी खिलाएगा, एक दिन बिरयानी खिलाएगा, एक दिन दलिया खिलाएगा, एक दिन फल फ्रूट खिलाएगा, एक दिन अंडा खिलाएगा। लेकिन सरकार ने कहा इन मूल निवासियों को, बेटा बेटी को, पिछड़ाती पिछड़ा के बच्चों को अंडा खिला दो, दूध पिलाओ, दलिया खिलाओ, पुलाव खिलाओ, फल फ्रूट खिलाओ, सेव संतरा भी खिलाओ। किसी भी हाल में इनको पढ़ाना नहीं है। अगर पढ़ लेगा तो अगर इसी समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील पैदा ले लेगा, अगर कोई दूसरा अम्बेडकर पैदा ले लिया, अगर दूसरा ललित सिंह यादव पैदा ले लिया, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, साहू जी महाराज जैसा कोई दूसरा महापुरुष पैदा ले लिया तो हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए साथियों, इन कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने शिक्षा नीति के विरोध में, कांग्रेसियों ने भी काम किया और भाजपाइयों ने भी काम किया। जो घटिया शिक्षा नीति लाई है, उस शिक्षा नीति से आज ही आपके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारे समाज के लोगों के पास कितना पैसा है आपको समझ में आ जाता होगा। आज आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। ये हालात और परिस्थितियां साथियों पैदा किया गया है। भारत में पढ़े लिखे नौजवान 24 करोड़ बेरोजगार हैं। आपके उत्तर प्रदेश में बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद, बीटेक एमटेक करने के बाद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे शिक्षा लेने के बाद उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार उनको नौकरी तो छोड़ दो, रोजगार तक नहीं दे रही है। तो आपके समाज के लिए शिक्षा समाप्त किया जा रहा है। नौकरी समाप्त करने के लिए इन्होंने रेल को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, सेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, 28 रेलवे स्टेशन को बेचा गया, 5 एयरपोर्ट को बेच दिया, दिल्ली के लाल किला को बेच दिया, सारे बैंक बेचे जा रहे हैं। फिर आप अपने बेटा बेटी को मजदूरी करके, होटल चलाकर, गुमटी पान पुड़िया के दुकान खोलकर, ठेला सब्जी का दुकान खोलकर, ऑटो रिक्शा चलाकर मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि मेरा बेटा मास्टर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वकील बन जाएगा, जज बन जाएगा। साथियों, लेकिन ये सरकार ने तो सारे सरकारी विभागों को बेच दिया है। आप अपने बेटा बेटी को मजदूरी करके जो पालन पोषण कर रहे हैं, शिक्षा दिला रहे हैं, डिग्री दिला रहे हैं, सरकार के पास जब सरकारी विभाग ही नहीं रहेगा, आपका बेटा बेटी को नौकरी कहाँ मिलेगा। 2 करोड़ नौकरियां देने की वादा नरेंद्र मोदी जी करते थे, योगी आदित्यनाथ भी भाषण देते चलते थे, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, 5 करोड़ उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार है। आप छोड़ो, नौकरी तो छोड़ दो, क्या योगी आदित्यनाथ जी उनको रोजगार देने में सक्षम है क्या सक्षम? सक्षम नहीं है। साथियों, जो रोजगार नहीं दे सकता है, नौकरी कहां से दे सकता है? नौकरियां मिलने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। कल सीतारमन जी ने घोषणा किया है नेशनल हाईवे को बेचेंगे और 13 सरकारी संस्थानों को भी बेच डालेंगे। अभी राजस्थान को भी बेचने के लिए डाला है, कई वहां के संस्थान जो है सारा के सारा बेचा जाएगा। और आईएएस बनने के लिए भी, आईएएस बनने वाले लोगों को भी अब डायरेक्ट आईएएस की परीक्षा बिना लिए हुए डायरेक्ट आईएएस बनाया जा रहा है। साथियों, अब आईएएस की परीक्षा देने की भी जरूरत नहीं है। ऊंची जाति मनुवादी के लोगों को
डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। क्या हो सकता है देश में? जो जिस देश में सरकार ने रोजगार खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। इस कोरोना काल में जब लोग भर्ती हो रहे थे हॉस्पिटल में, कोरोना के नाम पर भारत के करोड़ों नागरिकों को, करोड़ों जनता को मार दिया गया। जो कहा हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ, जब हॉस्पिटल में गए तो वहां पैरासेटामोल का गोली नहीं मिल रहा था बुखार की। एक गोली के बिना लोग तरस कर मर गए, ऑक्सीजन के बिना छटपटा कर तड़प कर मर गए। ये बेशर्मी सरकार को इतना भी शर्म नहीं आती है, जो विकास की बात करता है, जो स्किल इंडिया की बात करता है, जो मेक इन इंडिया की बात करता है, जो ग्रीन इंडिया की बात करता है, जो डिजिटल इंडिया की बात करता हो। साथियों, क्या हालात है। 75 साल की आजादी में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग एपीएल कार्ड के लिए तरस रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं एपीएल कार्ड के लिए, बीपीएल कार्ड के लिए। राशन कार्ड नहीं मिलता है, रोजगार कार्ड नहीं मिलता है, आधार कार्ड नहीं बनता है, इंदिरा आवास योजना नहीं मिलता है। सारे के सारे भ्रष्टाचार, लूटपाट इन भ्रष्टाचारियों के सरकार में मचा हुआ है। फिर भी ये राष्ट्रभक्त और देशभक्त बने हुए हैं। ऐसे फर्जी राष्ट्रवादियों को आने वाला 2022 में साथियों सबक सिखाना होगा। आपके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपके यहाँ सारा ध्वस्त कर दिया गया है। दिन दहाड़े आपके बेटी बहू को रेप बलात्कार किया जा रहा है। मनीषा वाल्मीकि को आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा। ऊंची जाति के लड़कों ने सामूहिक गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उनके चंगुल से लड़की भागने की कोशिश किया। उन ठाकुरों के लड़कों ने उसको पटक कर पीट कर रीढ़ की हड्डियां तोड़ डाली। जब वो लड़की ने विरोध करना शुरू कर दिया, उसका जीभ तक काट दिया गया। अंततः वो लड़की मर गई। मरने के बाद पुलिस वाले ने उस शव को, उसके डेड बॉडी को, उसकी लाश को आतंकवादी की तरह कब्जा करके जंगलों में ले जाकर जला दिया। माँ बाप को मरते हुए मुंह तक देखने नहीं दिया। ये हालात तो परिस्थितियां हैं, लेकिन बहुजन समाज का नेता कोई भी इसके विरोध में नहीं बोलता है। चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे मायावती बहन कुमारी जी हो, कोई भी इसके विरोध में बोलने की काम नहीं करते हैं। 31 जुलाई 2021 को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में विनोद भारती के बेटी प्रियंका भारती को गुंडों ने यूनिवर्सिटी के अंदर पकड़कर जबरदस्ती गैंगरेप किया और उसको मारकर मर्डर करके फांसी के फंदे पर लटका दिया। लड़की यूनिवर्सिटी टॉपर थी, परीक्षा देकर निकली। कैंपस में ही मनुवादी लड़कों ने, गुंडों लोगों ने गैंगरेप किया। आज तक उसका न्याय तक नहीं मिला। साथियों, क्या ये गुंडा राज कायम नहीं है? यही कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, जहां बेटी बहू, आपकी बेटी और बहन विद्यालय जाने में डरती है, कॉलेज जाने में डरती है, आपके महिलाएं घर से बाहर निकलने में डरती है। उनको डर लगा हुआ है, बाहर निकलूंगा कहाँ, लोग हमें पकड़कर जबरदस्ती खेतों बाजारों में ले जाकर के गैंगरेप न कर देंगे। ऐसा साथियों दहशत का माहौल बन चुका है आपके प्रदेश में। कानून व्यवस्था पूरी से पूरी ध्वस्त हो चुका है। हर स्तर से सरकार विफल हो गई है, चाहे केंद्र की हो, चाहे आपकी प्रदेश को हो। इस विफल सरकार को साथियों बदलना होगा। ये गुंडा राज जैसे समाजवादियों की समय में थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में थी, और भाजपा वाले को भी समय में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हालात थी, वही हालात आज भी है। समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, वही हालात, उससे तो 10 गुना ज्यादा बेहतर, 72 उससे बदतर पैदा कर दिया गया है। ये साथियों, इन लोगों को आपने देख चुका है। कांग्रेस को भी सरकार में लाकर देखा है, भाजपाइयों को भी सरकार में लाकर देखा है, आपने बसपाइयों को भी सरकार में लाकर देखा है, आपने समाजवादियों को भी सरकार में लाकर देखा है। इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कोई भी शोषण के विरोध में, अन्याय अत्याचार के विरोध में, किसानों के समर्थन में, मजदूरों के समर्थन में, इनके विरोध में कानून बनता है, कोई भी लोकसभा विधानसभा में बोलता नहीं है।
एक निर्भया पांडे नाम के लड़की के साथ में 2012 दिसंबर में दिल्ली में गैंगरेप हुआ था। उसको इलाज करने के लिए सरकार ने सिंगापुर भेजा था चार्टर प्लेन से। पूरी सरकार ने खर्चा दिया था, कांग्रेस की सरकार थी। मरने के बाद उस लड़की के परिवारजनों को मुआवजा मिला, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिली और सारे दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। एक ऊंची जाति के लड़की के साथ में बलात्कार होता है, संसद को बंद किया जाता है, विधानसभा बंद किया जाता है, पूरे देश में चौक चौराहा पर आग लगाया जाता है। लेकिन मूल निवासी बहुजनों के लड़कियों के साथ में 3 मिनट में एक लड़की के साथ में गैंगरेप हो रहा है। क्यों बहुजन समाज का नेता नहीं बोलता है? साथियों, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों से उनको प्यार और मोहब्बत नहीं है। कोई बीजेपी के पिछलगू बना, कोई कांग्रेसियों को पिछलगू बना, ये सारे लोगों को बदलना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले समय में एक मजबूत विकल्प तैयार हो चुका है। के लिए लाइसेंसी हथियार वितरण किया जाएगा। किसानों के विरोध में 3 काले कानून बने हैं, उसको प्रदेश में रद्द किया जाएगा। मजदूरों के विरोध में कानून बने हैं, उसको प्रदेश में रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे 29 मुद्दा आपको पर्चा में दिया गया है। 29 का 28 नहीं होगा, 29 का 56 होगा, 60 होगा। 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे। नरेंद्र मोदी की तरह जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 15 लाख रुपया डालेंगे। लोग मांगने लगे मोदी जी 15 लाख दीजिए। अरे वो तो चुनावी जुमलाबाजी था। क्या साबूत है कि हमने बोला था? लोगों ने पेपर के कटिंग लेकर गए। आपने भाषण में कहा था, कोर्ट वाला ने कहा पेपर के कटिंग को हम साबूत नहीं मानते हैं। 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी। जब युवा नौकरी मांगने लगे, उनको पिछवाड़े पर डंडा बरसाया गया, पीटा गया उनको और डंडा मारकर उनके पिछवाड़े लाल करवाए गए। बोला हमारे पास नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है? अगर रोजगार करना है तो जाओ चौक चौराहे पर पकौड़ा तलने की काम करो। पकौड़ा तलने के लिए, चाय बेचने के लिए बीटेक करने की जरूरत है, एमटेक करने की जरूरत है। ये हालात और परिस्थितियां पैदा किया है। हम लोगों ने ये जुमलेबाजी की सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी जो करेगी 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लिख कर देगी और हमारी सरकार बनेगी। आप अगर कपिलवस्तु विधानसभा के विधायक चुनते हैं और चुना हुआ विधायक वो घोषणा पत्र जो 100 रुपया का दिया है, उसी घोषणा पत्र के आधार पर आपके 5 सालों में विकास करेगी। अगर नहीं करेगी, उसी चुनावी घोषणा पत्र को, स्टाम्प पेपर वाले पत्र को आप नाम से जाकर केस कर देंगे, उसकी विधायक की सदस्यता रद्द हो जाएगी और हमारी पार्टी का भी मान्यता रद्द हो जाएगा। आपको इतना बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने चुनावी समय में जानों को जोखिम में लेकर हम इतने बड़े काम करने जा रहे हैं। साथियों, अगर आप अपनी समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी को शासन सत्ता में लाए बगैर ये संभव नहीं है। और ये संभव और कैसे होगा? प्रदेश व्यापी परिवर्तन में यात्रा, ये 7 महीनों तक यात्रा चलेगी। यात्रा कैसे सफल होगा? टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी के पैसे से नहीं चल रहा है। इस यात्रा में शामिल जितने लोग हैं, रहने की व्यवस्था समाज करती है, खाने की व्यवस्था समाज करती है, सोने की व्यवस्था समाज करती है और गाड़ियों में डीजल डालने की व्यवस्था समाज करती है। साथियों, यह यात्रा और यह पार्टी मूल निवासी बहुजनों की पार्टी है। ये मनुवादियों की पार्टी नहीं है, शासक जातियों की साथ सहयोग से नहीं चलती है। टाटा, बिरला, अंबानी का 1 रुपया हम लेने के लिए तैयार नहीं है। वो तो हमें बोरा भर भर के रुपया देने के लिए तैयार है, लेकिन जो देता है वो इशारा करता है। आज मायावती जी को टाटा, बिरला, अंबानी पैसा देता है, इसलिए बहुजन समाज की बोली बोलना बंद कर दिए। मुलायम सिंह को चुनाव लड़ने के लिए टाटा, बिरला, अंबानी पैसा देता है, इसलिए पिछड़ा वर्ग के बोली बोलना मुलायम सिंह बंद कर दिए। साथियों, हमने कसम खाया है, हमें टाटा, बिरला, अंबानी का 1 रुपया नहीं चाहिए। जरूरत पड़ा तो अपने समाज के बीच में जाकर चादर फैला देंगे, हाथ फैला देंगे, 1-1 रुपया का भीख मांगेंगे समाज से।
मूल निवासी बहुजनों को हुक्मरान बनाने के लिए, लेकिन अपना मान सम्मान स्वाभिमान इन दुश्मनों के सामने बिकने और बेचने नहीं देंगे। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ने साथियों ठाना है।